हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मैथ्स बोल्ट। मैं हूं आनंद पांडे और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बोल्ट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एमपी पटवारी का एग्ज़ाम चल रहा है। 15 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है और 26 अप्रैल तक होना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अपने शेड्यूल पे। ठीक है, तो आज से मैं अपने इस चैनल पे मैथ्स की स्पेशल सीरीज चलाने जा रहा हूं और हम उन क्वेश्चंस को डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट वही सवाल बताऊंगा जो कि एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है उनको ढेर सारी बधाइयां, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है तो इस सेशन को जरूर देखिएगा। और ये सेशन लगातार जब तक एग्जाम चलेगा तब तक ये सेशन होता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन का फायदा उठाइए। तो बिना कोई भी समय ज़ाया किए हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल पूछा गया था एमपी पटवारी एग्जाम में। जैसा कि आप देख सकते हैं, 9 क्यूब मतलब 9 के वर्ग 3 इंटू 81 का वर्ग 2 डिवाइडेड बाई 27 की पावर 3 और बराबर 3 की पावर x। ठीक है, इसका आपको वैल्यू बताना है। तो देखिए कैसे करना है इसको। बहुत ही आसान सा तरीका है। ये सवाल पूछा गया है, मैं आपको वही सवाल बता रहा हूं जो कि पूछे जा रहे हैं। ठीक, देखिए 9 की पावर 3 में इंटू 81 का स्क्वायर, और ये जो भाग है हम इसे कुछ यूं लिख सकते हैं 1/27 की पावर 3। ठीक है, अब चूंकि आप यहां जान रहे हैं कि ये 3 की पावर x दिया है, जैसा कि मैं इसको लिख भी रहा हूं, तो इस पूरे के पूरे इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, 3 की पावर में करके हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये 9 की पावर 3 है, तो क्या हम इसे 3 का स्क्वायर की पावर 3 लिख सकते हैं। 81 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और उसकी भी पावर 2। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। इंटू 1/27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और फिर पावर में 3। समझ में आ रहा है। मतलब कुल मिला के हमने ये किया है कि ये 3 की पावर में चूंकि दिया हुआ है, तो हमने यहाँ बाएं साइड में हमने इस पूरे को 3 की पावर में कर दिया। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 8 और फिर गुणा 3 की पावर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, ध्यान से देख पा रहे हैं। अब ये 3 की पावर 9 यहां अगर मैं कैंसिल करता हूं तो 3 की पावर 8 पूरा चल जाएगा, और 3 की पावर 6 में से बच क्या जाएगा, 3 की पावर 5। ठीक है, 8 और 1 हो गया 9, 9 से 9 कट गया, बच गया 5। ठीक, तो कुल मिला के अपने पास बचा क्या, ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही आसान सा इसका कॉन्सेप्ट है। 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर x। ठीक है, अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब बेस हमारा सेम होता है तो पावर आपस में बराबर हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, x का जो मान आया है वो है 5। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, ये सवाल सीधा का सीधा आपका एमपी पटवारी एग्जाम में पूछा गया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सवाल लिखने में मुझे समय लग रहा है क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो व्हाइट बोर्ड के जरिए मैं आपको अच्छे तरीके से पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों ही माध्यम में सवाल लिखे हुए हैं। एक बार मैं सवाल पढ़ देता हूं, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। ठीक, देखिए ये सवाल एमपी पटवारी में पूछा गया है। सवाल क्या है, हिंदी में अगर मैं बोलता हूं, दो समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है ना, a और a+2 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफल का अंतर 44 सेंटीमीटर है, तो a का मान ज्ञात करें। और इंग्लिश में द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर a एंड a+2 सेंटीमीटर। ठीक, द डिफरेंस ऑफ द एरियाज इज 44 सेंटीमीटर, देन फाइंड a। ठीक, सवाल को देखिए ध्यान से समझते हैं। ठीक है ना, इस तरह का सवाल अगर दोबारा पूछेगा तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। करना कैसे है, ध्यान से समझिए। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब समकेंद्रीय वृत्त या कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका कुछ यूं होता है, मतलब एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, फिर उसके ऊपर तीसरा सर्कल, फिर ऐसे करके मतलब बढ़ता जाए। ठीक है, तो यहां बात कितने की हो रही है, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बारे में। ठीक है ना, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक, तो देखिए अगर मैं इसका, अगर सर्कल है तो उसका त्रिज्या भी होगा, रेडियस भी होगा। बड़े वाले को मैं मान लेता हूं कैपिटल आर, और इस छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या को मैं मान लेता हूं स्मॉल आर। समझ में आ रहा है। ठीक, सवाल में क्या दिया है कि दोनों का जो रेडियस है वो a है और a+2 सेंटीमीटर है। ठीक, उनके एरिया का अंतर कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर।
तो ध्यान से देखिए, तो क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 44। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, या फिर मैं अगर पाई को कॉमन लेता हूं तो मैं कुछ यूं लिख सकता हूं कि नहीं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने पाई को बाहर निकाल दिया। ठीक, अब देखते जाइए, यहां पे आपके पास वैल्यू दिया हुआ है, ये जो a+2 जो है ये आपका बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, ये कितना है a+2, छोटे वाले सर्कल का त्रिज्या कितना दिया हुआ है a। ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम वैल्यू को रख देते हैं पाई। ठीक है ना, r का स्क्वायर मतलब क्या हो गया a+2 का स्क्वायर। ठीक है, और स्मॉल r का मतलब क्या हो गया a का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये बराबर हो गया आपके पास 44। ठीक, अब आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं करने के लिए, या तो आप a+b का होल स्क्वायर करिए फिर सॉल्व करिए, वो भी आंसर आ सकता है, या फिर दूसरा आपके पास तरीका क्या है कि आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके आप सीधे पुट कर दें। ठीक ना, जैसा कि पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a+b इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो हम उस चीज को रखते हैं, पाई क्या हो जाएगा 22/7। ठीक है, अब a+b इंटू a माइनस बी क्या होता है a+2 प्लस a। ठीक है, इंटू a+2 माइनस a। ठीक है, a+b a माइनस b। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया 44। 22 सीधे सीधे आप दो बार में काट देगा 44 को। ठीक है, इसको अंदर देखते हैं, a से a कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास अल्टीमेटली क्या आ गया 7 आपका इधर चला जाएगा, तो a प्लस a क्या हो गया 2a+2 क्लियर इंटू 2 बराबर कितना हो गया आपका 14। समझ में आ रहा है, ये दो आपका 7 बार में काट देगा। ठीक है, तो कुल मिला के आया क्या 2a बराबर 7 में से 2 हो गया 5, तो a का वैल्यू आ गया 5/2 यानी कि 2.5 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, स्मार्ट तरीके से अप्रोच करना है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल थोड़ा हटके आ जरूर रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से सवाल को कर ले जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार सवाल को, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों देखिए आपके सामने ये अगला सवाल है जो कि पटवारी का पूछा हुआ है। ठीक है ना, बेहद ही शानदार सवाल है, आसान है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, सवाल क्या दिया हुआ है, आपको बताना है माध्य, मतलब आपको मीन ज्ञात करना है, आपको मीन बताना है। ठीक, क्या दिया है 1 फिर 2 2 फिर 3 3 3 फिर 4 कितनी बार 4 बार 5 5 बार, उसी तरीके से आगे। ठीक, तो मीन का मतलब क्या होता है आपको पता है कि योग बटे कुल, सम बाई टोटल, सभी को पता है। अब यहां पे आप कुछ चीजें ध्यान देंगे, जैसी संख्या उतनी ही उसकी संख्याएं। ठीक, ध्यान से देखिए, एक बार है, 2 कितनी बार है 2 बार। ठीक है, 3 कितनी बार है 3 बार। ठीक है, 4 कितनी बार है 4 बार। ठीक, बस इसमें और आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। 5 कितनी बार है 5 बार। ठीक है, उसी तरीके से 6 कितनी बार है 6 बार। ठीक है, और 7 कितनी बार है 7 है आपका 7 बार। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखो अपने को क्या बताना है मीन। ठीक, तो देखिए यहां पे देखिए, अगर मैं इसे देखना चाहूं तो क्या कह सकते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2 2 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 कितना हो गया ये 4। समझ में आया। ठीक, अगर इसको जोड़ेंगे, अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 कह लीजिए, या 3 × 3 कह लीजिए, कितना आ गया 9। ठीक है, 4 4 बार है मतलब कितना हो गया 16। ठीक है, उसी तरीके से 5 5 बार है तो इसका पूरे का योग कितना हो गया 25। ठीक है, समझ में आया। उसी तरीके से 6 6 बार है तो इसका क्या हो गया 36। 7 7 बार है तो इसका क्या हो जाएगा 49। ठीक है, समझ में आया। कुल मिला के हमें मीन निकालना है, मीन मतलब होता है योग बटे कुल। तो हम क्या किए हैं, सबका योग किए हैं, 1 2 + 2 हो गया 4, 3 + 3 + 3 हो गया 9, और उसी तरीके से आगे। ठीक, अब यहां पे अगर आप इस चीज को नोट करेंगे तो आप एक चीज देख सकते हैं कि ये आपके पास 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर और इसी तरीके से आगे दिया हुआ है। ठीक है, अगर मुझे योग निकालना है तो आपको पता होगा कि अगर इसका योग बताना होता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है योग का n
इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ये चीज आपको पता है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो n की वैल्यू कितना हो जाएगा? n देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहां पे रख देते हैं 7 इंटू 7 प्लस 1 क्या हो गया? 8। ठीक है, इंटू 2 इंटू 7 हो गया 14, 14 प्लस 1 कितना हो गया? 15/6। ठीक है, ये आपके पास क्या आया है? योग, सम। ठीक है, ये क्या आया है? योग। ठीक, हमें क्या बताना है? मीन, माध्य बताना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य मतलब होता है योग बाई कुल। ठीक है, कुल मतलब टोटल। समझ में आ गया? योग कितना है आपके पास? 7 इंटू 8 इंटू 15/6। ठीक, अब कुल संख्या कितना है? कुल संख्या देख लेते हैं। देखिए 7 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28। ठीक है, समझ में आया? यहां पे आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 का ये 4 बार में जाएगा, 4 का 2 बार में, 2 का 3 बार में और 3 का 5 बार में, मतलब सीधे सीधे आपके पास आंसर क्या आ गया? 5। मतलब जो माध्य आया है, मीन आया है, वो क्या है? 5। ठीक है, मैं फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। देखिए सवाल आपके पास ये पूछा गया था, आपको बताना है इसका माध्य, मीन बताना है। ठीक, तो आप देखेंगे यहां पे, ध्यान से देखेंगे, माध्य मतलब क्या होता है? योग बटे कुल। ठीक है, मतलब आपको ऊपर में योग करना होगा और नीचे कुल संख्या बतानी होगी। ठीक, 2 2 बार है, 3 3 बार है, उसी तरीके से जितना जैसी संख्या उतनी ही उसकी संख्याएं हैं। ठीक, अगर योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा, पहला तो 1 रहेगा, 2 + 2 हो गया 4, उस तरह से 3 का 3 बार है तो कितना हो गया? 9, और उसी तरीके से आगे। ठीक, इसको हम 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर करके लिख सकते हैं। उसका हमें योग बताना है। योग का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। क्लियर? ये आपके पास हो गया योग, योग आया है। ठीक, योग इतना हो गया। ठीक, बटे कुल, कुल कितनी संख्या है? 7 7 बार है, मतलब 7 और 6 13, 5 18, कुल मिलाकर के जोड़ेंगे तो आएगा 28। ठीक है, 28 जोड़ेंगे हम, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5। समझ में आया आपको? अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों अगला सवाल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, औसत का सवाल है, एवरेज का। ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल है। क्या है? 3 व्यक्ति L, M और N का औसत वजन 93 किलो है। ठीक है, 93 किलो। ठीक है, किलो है, तथा M और N का औसत वजन, ठीक है, कितना है? 91.5 किलो है। L और M का औसत वजन कितना दिया है? 84 किलो है। ठीक, तो आपको बताना है कि M का वजन क्या होगा। ठीक, आपको क्या दिया हुआ है? औसत वजन दिया हुआ है। क्लियर? अगर इंग्लिश की बात करें तो द एवरेज वेट ऑफ 3 persons L, M and N is 93 kg and the average weight of M and N is 91.5 kg. एवरेज वेट ऑफ L and M is 84 kg, तो फाइंड द वेट ऑफ M। ठीक है, यहां पे ये चीज ध्यान देना है कि यहां पे सिर्फ वजन नहीं बोला गया है, औसत वजन के बारे में बात किया गया है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, हमें क्या बताना है? हमें M का वजन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल में हम उन चीजों को लिखते हैं जिसके बारे में दिया गया है। ठीक, तो देखिए बोला क्या गया है? L, M और N का औसत वजन कितना है? 93 किलो। ठीक, देखिए क्या दिया है? L, M और N। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। ठीक, दूसरे में क्या दिया है? किसके किसके बारे में बात किया है? M और N के बारे में बात किया है। ठीक, और फिर बाद में किसके लिए बात किया है? L और M के लिए बात किया है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर इनका मैं औसत वजन के बारे में बात किया जा रहा है तो औसत वजन क्या हो जाएगा? औसत वजन के लिए अगर बात किया जाए, ठीक है, थोड़ा इसको ऑफ कर दूं, अगर औसत वजन के लिए बात किया जाए तो L, M और N का औसत वजन कितना हो जाएगा? 93। 93 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 279। ठीक, उसी तरीके से M और N, एक सेकेंड, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। ठीक, बस देखिए L, M और N का कितना है औसत वजन? 93। ठीक है, तो 93 इंटू 3 कितना हो गया? 279। उसी तरीके से M और N का दिया है औसत वजन, तो M प्लस N बराबर क्या हो जाएगा? 91.5 इंटू 2। अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा
183। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? उसी तरीके से L और M का औसत वजन दिया है तो L प्लस M कितना हो जाएगा? 84 इंटू 2। क्लियर है? मतलब 168। समझ में आया? तो आपके पास ये तीनों चीजें दी हुई हैं, आपको बताना है M। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे, मुझे बताना है M। अगर हम इन दोनों का योग कर दें जो कि हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, योग करके देखिए क्या आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा M प्लस एम कितना हो गया? 2M। ठीक है, और क्या हो गया? L प्लस एन। L प्लस एन। समझ में आ गया? इस चीज को हम इसके साथ अंतर निकाल देते हैं। ये क्या है? L प्लस एम प्लस एन। ठीक है, अगर हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आप कुछ देखेंगे कि L से L कट जा रहा है, N से N कट जा रहा है। ठीक है, और 2M है और M है, तो बच क्या जा रहा है? अल्टीमेटली हमारे पास M ही बच जा रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो, इन दोनों का योग करेंगे कितना आ जाएगा? 183 प्लस 168। ठीक है, माइनस L प्लस एम प्लस एन कितना आया? 279। सॉल्व करके देखते हैं। देखेंगे तो 8 और 3 11, 8 से 14 15, और ये हो गया 351 माइनस का 279। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। 11 में से 9 गया 2, 14 में से 7 गया 7, और 2 में से 2 गया 0, यानी कि 72 kg इज द आंसर। समझ में आया आपको? ठीक है, शानदार सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। पटवारी में सवाल काफी वैरायटी के पूछे जा रहे हैं, तो जिन भी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने सिर्फ सतह से पढ़ा है, सिर्फ ऊपर ऊपर ही देखा है, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए मेरी विशेष सलाह है कि जिन बच्चों का भी आगे एग्जाम है तो इन पूरे क्वेश्चंस को देख करके जाएं, क्योंकि इसी तरह के वैरायटी वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा सवाल औसत का। अब हम देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा। अब दोस्तों देखिए दूसरा सवाल। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान लेकिन बेहद ही अच्छा सवाल। ठीक है ना, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक ना, देखिएगा ध्यान से, 10 वर्ष में दोगुना हो जाती है। ठीक है, तो पूछ रहा है तो 16 गुना कितने समय में होगी? ठीक, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स एट CI। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात कर रहा है, ना कि साधारण ब्याज के बारे में। ठीक, देन इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 16 टाइम्स। ठीक है, तो जिस तरीके से बता रहा हूं बस उतना ध्यान रखे रहो। ठीक ना, क्या बोला है कि 10 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है? ठीक है, 10 वर्ष में ये हो जा रहा है 2 गुना। 2 गुना यानी कि हम कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि कितने वर्ष में ये आपका 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस सवाल को, ध्यान से देखिए। ठीक है ना, ये आपका पूरा का पूरा किस में है? CI में। ठीक, इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा। ये 2 है, ये क्या लिख सकते हैं इसको हम? 2 की पावर में 1 या 2 की घात 1। ठीक है, और इसी चीज को 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4। ठीक है, तो जितना यहाँ पे घात रहता है, ठीक है, ये 2 की पावर 4 हुआ, तो उतना ही यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, मतलब अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है? 10 गुणे 1। ठीक है, 1 घात था तो 1 का यहाँ गुणा किए। ठीक उसी तरीके से 4 घात है तो यहाँ पे हम 4 का गुणा कर देंगे, यानी कि 10 गुणे 4। तो 10 गुणे 4 कितना हो गया? 40 वर्ष। तो ये हो गया आपका सीधा सा आंसर। ठीक है, तो कैसा लगा आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट? इस तरह का सवाल अगर पूछा जाए तो आपको सिर्फ यही करना है, इससे ज्यादा कोई अलग सी चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो देख लीजिए सवाल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब अगला सवाल आपके सामने बोर्ड पर है। पटवारी का पूछा हुआ बेहद ही शानदार सवाल है। देखिए, एक आयताकार कमरा जिसकी लंबाई 180 मीटर व चौड़ाई 150 मीटर है, तो कमरे में वर्गाकार आकार की कम से कम कितनी टाइल्स लगाई जा सकती हैं? या फिर फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर shaped tiles that can be laid in a rectangular room having length 180 meter and breadth 150 meter। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के ऐसा मतलब है कि कमरा है कोई, ठीक है, जिसका लंबाई और चौड़ाई कुछ दिया हुआ है, उसमें पूछा जा रहा है कि कितनी स्क्वायर शेप की टाइल्स लगाई जा सकती हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल को करने का एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। आपको क्या करना होता है? कमरे का लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना, ये किसका है?
कमरे का, ठीक है ना, कमरे का लंबाई और चौड़ाई, ठीक, और बाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ किसका, टाइल्स का। समझ में आ रहा है, ये किसका है, टाइल्स का। समझ में आ रहा है, ठीक। इस चीज का आप करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो देखो लंबाई और चौड़ाई कमरे का कितना दिया है, 180 मीटर और 150 मीटर, ठीक। तो 180 इंटू 150। क्लियर। टाइल्स का नहीं दिया है, लेकिन टाइल्स के बारे में बताया हुआ है कि वो स्क्वायर शेप्ड है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपके पास वर्गाकार जो होता है उसका जो चारों साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये ए है तो सभी के सभी क्या होंगे, ए होंगे, आपको पता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को निकालने के लिए हम क्या तरीका लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास कमरे का लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है, 180 और 150, ठीक है। तो हम लेंथ और ब्रेड्थ जो भी होगा हमारा सेम होगा, क्योंकि टाइल्स कैसा है हमारा, वर्गाकार के रूप में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कमरे का लंबाई और चौड़ाई दिया है हम इन दोनों का निकाल लेते हैं HCF, ठीक है। अगर आप इसका HCF निकालेंगे तो आप पाएंगे कि HCF आएगा 30, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो 30 आपका इसका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि ये वर्गाकार है, ठीक है। तो ये क्या हो गया नीचे में 30 इंटू 30। समझ में आया, ठीक है। क्योंकि वर्गाकार है तो वर्गाकार के लिए लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखा है तो 30 इंटू 30। सॉल्व करके देख लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 3 का 6 बार में और 3 का 5 बार में, ठीक है। तो 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30 मीटर। समझ में आ गया। तो ये है आपका आंसर। इस चीज को आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर आगे अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो आप आसानी से उसको कर ले जाएं, ठीक है। चूंकि यहाँ वर्गाकार दिया हुआ था, स्क्वायर दिया हुआ था, तो इसलिए उस स्क्वायर की लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होती है। और एक और बात कि आपके पास जब भी अगर आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है तो आप कमरे की लंबाई और चौड़ाई का HCF लेंगे, ठीक है। यहां मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार सा सवाल पूछा गया है, ठीक है, अलजेब्रा का। सबसे पहली बात, इस तरह के सवाल जब भी पूछा जाए दशमलव के, डेसिमल के, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है ना, कि दशमलव का दिख गया तो मैं सवाल छोड़ दे रहा हूं। अगर आपने एक सवाल भी छोड़ा तो वो दूसरे के लिए प्लस पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। देखिए करना कैसे है इसको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको हम भिन्न के रूप में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। जो हमारा दशमलव है इसको हम भिन्न के रूप में कर देते हैं, ठीक। सबसे पहले सवाल भी देख लेते हैं। इसके पावर वर्ग है, फिर 6.4 के वर्ग में 3 है, फिर 0.04 के पावर में 2 है, बराबर 0.4 की पावर x और 0.256 की पावर 2। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हम दशमलव को हटा करके हम भिन्न के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा करना कैसे है, ठीक है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 64, ठीक है। दशमलव बन गया 1, और दशमलव के बाद कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4, तो उतने ही लगा देंगे 0। दशमलव बन गया 1 और इसके बाद कितने शून्य होंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। और पावर में क्या है 2, तो उसको हम लिख देते हैं। क्लियर। उसी तरीके से ये हो गया 64/10, ठीक है। इसकी पावर में क्या हो गया 3, ठीक। अब देखो ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 4/00, ठीक है। और ये आपका इसका कर्ली ब्रैकेट होगा, ठीक है, पावर में 2, ठीक। उसी तरीके से 4/10 के पावर में x, ठीक। और उसी तरीके से 256, क्लियर है, 256 बाई ये हो जाएगा 1 2 3 0 और ठीक इसके पावर में 2। समझ में आया। सवाल में क्या पूछा है, x का मान हमको पता करना है, ठीक है। पूरे के पूरे इक्वेशन में x कहां पे दिया हुआ है, यहां पे, ठीक। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है तो हमेशा याद रखे रहिए कि हम इस पूरे के पूरे इक्वेशन को हम 4/10 के रूप में हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक। हम सॉल्व करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो होता जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखते जाइएगा। एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, आवाज सही से सुनाई दे रहा है कि नहीं, ठीक। तो हम अब ऐसा करते हैं कि चूंकि हमारा ऊपर में 4 है और नीचे में 10 है, तो हम पूरे के पूरे को हम 4 और 10 के रूप में हम बदलने की कोशिश करते हैं। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, ठीक है।
यहां तक मैंने लिखवा दिया है, नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे मैं सीधे बता रहा हूं। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, ठीक है, या मैं इसको अलग से बता ही दे रहा हूं, ठीक है ना। ये हो गया 64, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, और ये क्या हो गया 10 की पावर 1 2 3 4, 10 की पावर 4, ठीक है, पावर में 2। ठीक उसी तरीके से 4 की पावर 3 और 10 इसकी पावर में 3। ठीक उसी तरीके से 4 बाई 10 की पावर 2 की पूरे की पावर 2, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ 4 बटे 10 की पावर में x दिया हुआ है, और ये क्या हो जाएगा 256। आपको पता होगा 16 का स्क्वायर होता है, और 16 का स्क्वायर है तो हम इसे देख सकते हैं 4 की पावर 4 बटे 10 की पावर में 3, और इसका होल पावर में 2, ठीक है, समझ में आया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी को मैंने 4 और 10 के रूप में कर दिया है, ठीक। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं। ये ब्रैकेट जो है ये 2 जो है दोनों में गुणा होता है, पता है सबको। तो कितना हो जाएगा 4 की पावर 6 और 10 की पावर 8, ठीक है, इंटू 4 की पावर 9 इंटू 10 की पावर में 3, ठीक है, इंटू 4 की पावर आपका हो जाएगा 2 बाई 10 की पावर में हो जाएगा 4, फिर 4 की पावर में x बाई, इसको खोलने की कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये हो जाएगा इंटू 4 की पावर 8 बाई 10 की पावर में 6, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक बार देख लेते हैं। 6 4 2 जा 8, 9 9 हो गया और 3, ठीक है, 2 और 4 क्लियर, 8 एंड 3 2 जा 6, ठीक, समझ में आया। ठीक, यहां तक आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद हम अगले स्टेप में जाने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो 4 यहाँ पे है, इसको जोड़ देंगे, बेस सेम है, 9 और 6 15, 15 और 2 17, ठीक है, मतलब 4 की पावर कितना हो गया 17, ठीक। 8 और 3 11, 11 और 4 15, मतलब 10 की पावर कितना हो गया 15, ठीक है ना। बराबर इस 10 की पावर 6 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 बटे में 4 की पावर 8 आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये कुल मिला के क्या रहेगा 4 बटे 10 की पावर में x, समझ में आ रहा है। ठीक, अब 4 की पावर 17 है, 4 की पावर 8 है, अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 की पावर में 9, ठीक है। ठीक उसी तरीके 10 की पावर 6 है और 10 की पावर 15 है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 10 की पावर में 9, तो मतलब कुल मिला के ये क्या आएगा 4 बटे 10 के पूरे पावर में 9, और आपको पता है जब दोनों बेस समान होते हैं तो पावर भी समान होता है, मतलब x का मान आ गया सीधे सीधे कितना 9। ये हो गया आपका आंसर। कैसा लगा आपको सवाल? बेहद ही प्यारा सवाल बनाया है। व्यापम कुल मिलाकर के चेक करना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये मैंने अलग से आपको ये जो पूरा बताया है सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, जिन भी बच्चों को डाउट हो रहा है, ठीक। तो ये आपके पास पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब दोस्तों देखिए, ये आपका समय और चाल को लेकर के सवाल है, टाइम एंड वर्क को लेकर के, ठीक है। x किसी कार्य को 20 दिन में करता है तथा y उसी कार्य को 30 दिन में करता है, ठीक है, तथा z x और y की सहायता से उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना। ध्यान से सवाल को ध्यान से पढ़ना है, ठीक। तो z जो है उसी कार्य को अकेले, ठीक है, कितने दिन में कर पाएगा, ठीक। तो मतलब x के लिए बता के रखा है कि x कितने दिन में कर पा रहा है 20 दिन में, ठीक है। y कितने दिन में कर पा रहा है उस कार्य को 30 दिन में, ठीक है। और क्या बोला है यहाँ पे z x और y, ठीक है ना, मतलब z x और y, ठीक है, ये तीनों उसी कार्य को कितने दिन में कर पा रहे हैं 10 दिन में, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। आप सभी होशियार, आपको पता है एलसीएम विधि से निकालते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। तो अगर एफिशिएंसी के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 20 का 3 बार में, 30 का 2 बार में और 10 का 6 बार में, ठीक है। सवाल क्या पूछा गया है कि z जो है अकेले कितने दिन में कर पाएगा। तो z के लिए अकेले कितने दिन में कर पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कुल कार्य कितना है 60, ठीक है। और इसकी क्षमता क्या हो जाएगा, इसकी देखिए क्षमता कितनी है। अगर मुझे z की क्षमता निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, z प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, ये कितना है 6, ये क्षमता है,
ठीक, मुझे z के बारे में पता करना है, तो अगर x और y को अगर मैं हटा दूं तो z के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, x और y कितना दिया है, 3 और 2, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 प्लस 2 बराबर हो गया 5। ठीक है, तो अगर z का निकालना है तो z का मान क्या आ जाएगा, 6 माइनस 5 मतलब कितना हो गया, 1। ठीक है, हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसको बता दिया जाए। ठीक है, तो z का बताना है कि कितने दिन में करेगा, तो कुल कार्य बटे क्षमता, कार्य कितना है 60 और z की क्षमता कितनी आई है 1, तो कितना दिन हो गया कुल मिलाकर के 60 दिन। ठीक है, तो 60 दिन हो गया इसका आंसर, कि मतलब z उसी कार्य को अकेले 60 दिन में कर पाएगा जिसे अकेले x 20 दिन में करता और y 30 दिन में। समझ में आ रहा है? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्लियर है? अगला ये सवाल दोस्तों आपके सामने है। ठीक है, सवाल बहुत ही साधारण सा है, सीधा सा है। 1/√4 प्लस √9 माइनस √12। ठीक है, आपको इसका मान बताना है। ये सवाल अभी हाल ही का पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दो अंशों में ये बटा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, है कि नहीं। ये हो गया √4 प्लस √9 और ये हो गया √12, यहाँ बीच में माइनस का साइन। ठीक है, अगर मैं इसे मान लेता हूँ, इस पूरे को √4 प्लस √9 को हम मान लेते हैं a। ठीक है, √12 को हम मान लेते हैं b। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ध्यान से कि a प्लस बी इंटू अगर मैं a माइनस बी करता हूं तो ये क्या निकल के आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो आमतौर पे, बल्कि ज्यादातर इसी फॉर्मूले का यूज होता है। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो सूत्र यूज होता है, जो फॉर्मूला यूज होता है, वो आमतौर पे यही होता है। ठीक है, तो अब हम इसका यूज करते हैं। क्या करना होता है, इसको रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको, हम इसको a और b मान के चलते हैं, तो √4 प्लस √9 हम इधर लिखें। ठीक है, माइनस का √12, ये सवाल में दिया ही हुआ है। ठीक, रेशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस और प्लस करके कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, √4। ठीक, यहाँ पे √4 प्लस √9 और प्लस √12। ठीक है, ये जो माइनस था ये यहाँ पे जाके क्या हो गया, प्लस। ठीक उसी तरीके से √4 प्लस √9 और फिर प्लस √12, जो ऊपर वही चीज नीचे। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक, अब देखो ये आपका क्या है, a है, इसको हमने मान लिया था b। उसी तरीके से ये क्या हो गया, a, और ये क्या हो गया हमारा b। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो सीधे सीधे हम इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर में क्या आ जाएगा, √4 मतलब यानी क्या हो गया 2, √9 यानी कि हो गया 3, और √12 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12, वही बात है। ठीक, अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √4 प्लस √9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस √12 का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा का पूरा चीज आपका इस तरह से हो गया। ठीक है, अब 2 प्लस 3 कितना होता है, 5। ठीक है, 2 प्लस 3 क्या होता है, 5 प्लस 2√3, यही हुआ। ठीक है, 2 प्लस 3 हो गया 5 प्लस 2√3। ठीक है, ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, या तो फिर ऐसे आप देखना चाहो तो ये आपके पास क्या है, √4 का मान क्या आ गया 2, √9 का मान क्या आ गया 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही कुछ है। ठीक है, और 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, माइनस √12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 ही होता है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2√3 बाई 25 माइनस 12 कितना हो गया, 13, और ये है आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत ही बेहद शॉर्ट तरीके से, बेहद ही क्रिस्पी रूप से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। सवाल नोट कर लिएगा, आगे अगर इस तरह से सवाल पूछा जाएगा तो फंसिएगा नहीं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
अब दोस्तों आपके सामने ये साधारण ब्याज पे एक सवाल है, बेहद ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इस सवाल को एक बार पहले ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो, साधारण ब्याज पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो दोनों को देखते हैं और फिर मैं इस इंग्लिश को मैं मिटा दूंगा ताकि मुझे लिखने के लिए स्पेस मिले। देखो ध्यान से, साधारण ब्याज पर 3700 रुपए की राशि 4 वर्ष में, ठीक है, 4884 रुपए हो जाती है। क्लियर। यदि दर को 6% बढ़ा दिया जाए तो उस राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, सवाल सभी को दिख रहा होगा, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। अ सम ऑफ ₹3700 अमाउंट्स टू 4884 रुपीज इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, इफ द रेट इज इंक्रीज्ड बाई 6%, देन व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट फॉर 3 years। क्लियर है। आई होप आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों ये, और आने वाले शिफ्ट्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको देखना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में अब शेयर करिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हर सवाल एक वैरायटी है, ठीक है ना। तो देखिए, इस सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं। साधारण ब्याज पर 3700 रुपए की राशि 4 वर्ष में 4884 रुपए हो जाती है, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 3700 रुपए, ठीक है ना। तो 3700 रुपए जो है वो कितना हो जा रहा है, 4884, यही दिया है, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये क्या है, अमाउंट है। समझ में आ रहा है। ठीक, कितने वर्ष में हो रहा है, 4 वर्ष में, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 8 4, ठीक है, 8 में 7 गया 1, 4 में से 3 गया 1, मतलब 1184 रुपए का हमारे पास क्या आ गया, ब्याज। कैसा ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि 6% अगर रेट को बढ़ा दिया जाए, तो सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन के जरिए हम रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, ठीक है। अगर रेट निकालना है तो मुझे रेट चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे P इंटू टी, यही होगा, ठीक है। तो इस पे हम रख के देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है, 1184 रुपए इंटू 100, क्लियर, बटे P इंटू टी। P कितना है, 3700 इंटू टी, टाइम कितना है हमारे पास, 4। समझ में आ रहा है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 0 0 कट गया। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8, ठीक है, 8 और 3 11, 38, 4 9 जा 36, ठीक, 24, 4 6 जा 24, क्लियर। इसको अगर मैं काटना चाहूं तो आप बताइए कितने से कैंसिल होगा, ये बताइए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 बार में कैंसिल होगा एंड द आंसर विल बी 8%। क्लियर है, समझ में आ रहा है। मतलब आपका जो रेट आया है वो कितना है, 8%, ठीक। अब क्या बोला है कि रेट को बढ़ा दिया जा रहा है 6% और, तो मतलब नया रेट कितना हो गया है, मतलब नया रेट कितना हो गया, अगर मैं इसको R1 मान ले रहा हूं तो कितना हो गया, 8% और 6% और इसमें जोड़ दे रहे हैं, मतलब कितना हो गया, 14%, ठीक है। तो जब 14% हो जाता है तो पूछ रहा है कि 3 वर्ष का फिर साधारण ब्याज क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है पता है, PRT/100, ठीक है। तो ब्याज हमारा प्रिंसिपल कितना है, 3700 रुपए, ठीक है, इंटू रेट कितना है, 14, इंटू समय कितना है, 3/100, ठीक। समझ में आ रहा है। 0 से 0 कट गया, फिर ये 0 से 0 कट गया, मतलब 37 इंटू कितना हो जाएगा, 42। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ठीक है, जो भी शायद 1554, ठीक है ना, मैंने नोट करके रखा हुआ था इसको, 1554। समझ में आया, ठीक है। तो ये दोस्तों ये सवाल था। ये आपको कैसा लगा, सवाल टफ नहीं है, सवाल बहुत ही इजी है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो जो मूलधन है, मूलधन आपका इतना हो जा रहा है, ठीक है, 4 वर्ष में। तो हमने निकाल लिया ब्याज, ब्याज से फिर हमने क्या निकाल लिया, इस फॉर्मूले के तहत हमने क्या निकाल लिया, रेट कितना आया है, 8%। 8% आया है तो 8%, 6% और बढ़ जा रहा है तो प्लस 6%, मतलब कितना हो गया,
14%। ठीक है, तो अब यही बोल रहा है कि अगर बढ़ा दिया जाए तो उसी राशि पर मतलब 3700 जो हमारा मूलधन जो था, उसी राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो फिर से उसी चीज पे हम लगा देते हैं, 3700 इंटू रेट कितना है 14, 3 साल के लिए बटे 100, सॉल्व करेंगे 1554 रुपए आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अगला सवाल हमारे सामने जो है, ध्यान से देखिए। ठीक ना दोस्तों, हर एक सवाल में कुछ ना कुछ वैरायटी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। आप इन सवालों को देख के जाएंगे, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, ये डायरेक्ट वही सवाल हैं जो कि पटवारी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सवाल क्या है देखते हैं। यदि समीकरण, ठीक ना, समीकरण दिया हुआ है x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 है, तो और उसका मूल क्या है, मतलब उसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपको ये बताना है। बेहद ही आसान सा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, ध्यान से देखिए। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर व्हाट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं, x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखो हमें ऐसा कोई दो नंबर लेना होता है जो कि हमारा, जिसका जोड़ने पे 7 आए और जिसका गुणा करने पे 12 आए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² 4 और 3 होगा, 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, अगर इसको आप और सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपके पास x माइनस 4 हो जाएगा और माइनस का 3 फिर x माइनस 4 होगा कि नहीं। ठीक है, तो मतलब आपके पास x का मान जो आ जाएगा, ये आपके पास सीधे सीधे अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 और 4 आ जाएगा, हाँ कि ना। ठीक है, अब 3 और 4 जो आ गया, ये आप पहले वाले को मान लो अल्फा, दूसरे वाले को मान लो बीटा। तो सवाल में क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 9 और 16 कितना हो गया 25 हमारे पास हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप बेस को पकड़ के चलेंगे तो आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पेपर टफ आ रहा है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ना किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है, यहीं पे हम करते हैं द एंड। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो एक बार स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। आई होप कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, और आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए मेरे तरफ से एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। थैंक यू।